नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज है आपका 1 अगस्त और आपका कल 2 अगस्त से आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम शुरू होना है। तो आपके एग्ज़ाम में क्या क्या जीके जीएस के प्रश्न एक्सपेक्टेड आ सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, देखिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है कि बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है इनकी सामाजिक समस्या है क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इसके अलावा दूसरा कथन है कि इनकी पर्यावरणीय समस्या है क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। तो ये भी कथन दोस्तों आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका इस प्रकार करके दिया रहेगा, केवल एक और दो, दोनों, केवल दो, न तो एक न तो दो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1 और 2 दोनों सही आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार के 4 ऑप्शन आपके पास दिए रहेंगे जिसका राइट आंसर आपका होमी जहांगीर भाभा हो जाएगा। ठीक है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा को जाना जाता है। वह एक भारतीय परमाणु भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी की थी। ठीक है, इसके अलावा मार्च 2019 में अजीत कुमार मोहंती को भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी कि BARC के निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। ठीक है, वो भी एक प्रसिद्ध परमाणु भौतिक विज्ञानी हैं और उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से PhD की डिग्री जो कि हासिल की है। ठीक है, इसके अलावा विक्रम साराभाई की बात करेंगे तो ये आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक के रूप में जाने जाते हैं। CV रमन की बात करेंगे तो रमन प्रभाव, ठीक है, रमन इफेक्ट किनके द्वारा दिया गया था, तो CV रमन जी के द्वारा दिया गया था। होमी जहांगीर भाभा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं। APJ अब्दुल कलाम की बात करेंगे तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा जाता है, तो APJ अब्दुल कलाम जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में ई-बाल निदान ऑनलाइन पोर्टल को नया रूप दिया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई बाल निदान 2015 में शुरू किया गया था। एक ऑनलाइन शिकायत तंत्र है जो कि जो लोगों को किसी बच्चे के खिलाफ किए गए उल्लंघन की रिपोर्ट करने और उन्हें ट्रैक करने के लिए सक्षम बनाता है। सितंबर 2022 में इसे नया रूप दिया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR की स्थापना मार्च 2007 में हुआ था और बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधिनियम 2005 में संसद के अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस टीम ने 2021-22 आई लीग जीता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा गोकुल फेरम FC। ठीक है, गोकुलम केरल FC इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गोकुलम केरल ने कोलकाता में 17 अंतिम मैच में TRAU को 4-1 से हराकर आई लीग खिताब को अपने नाम किया है। आई लीग चैंपियन के रूप में गोकुलम ने एशिया की दूसरी स्तरीय क्लब प्रतियोगिता AFC कप के अगले सत्र ग्रुप चरण के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, इसके अलावा इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 1986 में कोलकाता नेशनल फुटबॉल लीग के रूप में हुआ था। ठीक है, इसके अलावा लीग की स्थापना और 2007 में आई लीग के रूप में हुआ था। इसके अलावा इसका जो आयोजन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF के द्वारा किया जाता है। टूर्नामेंट में कुल 13 टीमें हैं जो कि हिस्सा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी है, मानसरोवर लिखे हैं, तो इसका राइट आंसर आपका प्रेमचंद हो जाएगा। मानसरोवर है जो कि एक पुस्तक है जो कि आपका प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। प्रेमचंद की बात करेंगे जिन्हें धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। एक भारतीय लेखक थे और अपने समकालीन हिंदुस्तानी लेखन के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को और मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 को हो गया था। हिंदू और उर्दू सामाजिक उपन्यासों का आविष्कार आपका प्रेमचंद जी के द्वारा ही किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से निकलती है, तो राइट आंसर आपका बनास नदी हो जाएगा। बनास जो नदी है वो आपका राजस्थान से निकलती है। नदी कुंभलगढ़ के पास अरावली पर्वत श्रृंखला के खमनोर पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसे वन की आशा के नाम से भी जाना जाता है और ये राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से उत्तर पूर्व की ओर बहती है और सवाई माधोपुर जिले के रामेश्वर गांव के पास चंबल से मिलती है। इसके अलावा वेटच और मैनाली बनास नदी के दाहिने किनारे की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा कोठारी, खारी, ढाई, धील नदी, सोहदरा नदी, मोरेल और कालीसिल बनास नदी की बाएं किनारी ओर की सहायक नदियां हैं।
इसके अलावा चंबल नदी की बात करेंगे तो चंबल नदी दोस्तों आपका ये यमुना नदी की सहायक नदी है। ये आपका मध्य प्रदेश के पश्चिम राज्य के महू के दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला से प्रारंभ होती है। ठीक है, सिर्फ आपको विंध्याचल पर्वत याद रखना है। ये उत्तर से दक्षिण पूर्व राजस्थान में बहती है। ये 5 नदियों के संगम पर समाप्त होती है, जिसे उत्तर प्रदेश में बरह के पास पचनाडा में भिंड इटावा जिलों के बीच पर चंबल, क्वारी, यमुना, सिंध और पहुंच में शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो छिपरा, काली सिंध, पार्वती, वंशा, नेवज, कवाड़ी और सिंध, ये आपकी चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करेंगे तो ये कहाँ से निकलती है, तो ये दोस्तों आपका मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक में स्थित नर्मदा कुंड से निकलती है। ऑप्शन में आपका अमरकंटक बार बार दिया जाता है, उसको याद रख लीजिएगा। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदी की बात करेंगे तो बरना हो जाएगा, तवा हो जाएगा, कन्नार, कोलार, मान, हटनी, उड़ी, शक्कर, ये सब क्या है तो नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। ये मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यही नदी को कहा जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी द्वारा बनाए गए झरनों में कपिल धारा, दूध धारा जलप्रपात जो कि अनूपपुर जिले में है, धुंधार जलप्रपात जो कि भेड़ाघाट जबलपुर में है, सहस्त्र धारा जलप्रपात जो कि महेश्वरी खरगोन में है, और दर्दी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात आदि शामिल है। ठीक है, इसके अलावा माही नदी की बात कर लेते हैं हम लोग। तो माही नदी आपका मध्य प्रदेश से शुरू होता है और राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से बहते हुए गुजरात में प्रवेश करता है और अरब सागर में मिल जाता है। यह ताप्ती नदी, साबरमती नदी, लूनी नदी और नर्मदा नदी के साथ भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली 5 नदियों में से एक है और सहायक नदियाँ सोम, अनस और पनम है माही नदी का। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है, उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती है या नष्ट हो जाती है। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो वह टूट जाती है और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। तो इसको कौन से थेरेपी के द्वारा दोस्तों पता लगाया जाता है या ठीक किया जा सकता है, तो दोस्तों आपका विकिरण चिकित्सा यानी कि रेडिएशन थेरेपी के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक होता है आपका कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी किसी भी आपका बीमारी के इलाज के लिए किसी दवा का उपयोग है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की कीमोथेरेपी शब्द का अर्थ कैंसर के इलाज के इस्तेमाल में की जाने वाली दवाओं से है। इसे अक्सर कीमो के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। सर्जरी और विकिरण चिकित्सा एक निश्चित क्षेत्र में कैंसर कोशिकाओं को हटाती है, मारती है या क्षतिग्रस्त करती है, लेकिन कीमो पूरे शरीर में काम कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा शल्य चिकित्सा के बारे में भी दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा विद्युत चिकित्सा के बारे में भी दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों की याचिका यानी रिट से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उच्च न्यायालय दिया गया है, तो उच्च न्यायालय से संबंधित जो रिट है आपका अनुच्छेद 222 से संबंधित है। वहीं अगर आपका उच्च न्यायालय की जगह सर्वोच्च न्यायालय दिया रहता तो आपका अनुच्छेद 32 राइट आंसर हो जाता। ठीक है, अनुच्छेद 226 के अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका पूर्ण या आंशिक रूप से जिसके अधिकार क्षेत्र में कार्यवाही का कारण उत्पन्न होता है या लाया जा सकता है। जिस प्राधिकरण के खिलाफ रिट याचिका दायर की गई है वो क्षेत्र के भीतर स्थित है या नहीं, यह अप्रासंगिक है। ठीक है, इसके अलावा रिट अदालत के नाम पर लिखित आदेश का एक रूप होता है। संविधान का अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसमें कहा गया है कि व्यक्ति को संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से संपर्क करने का अधिकार है। इसके अलावा एक है आपका अनुच्छेद 121। अनुच्छेद 121 कहता है कि किसी सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्य के बारे में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए संसद में बहस की अनुमति नहीं है जब तक कि वह न्यायाधीश की बर्खास्तगी के प्रस्ताव का हिस्सा ना हो। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो इसका राइट आंसर आपका बाट और माप के मानकों की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, सूची के संदर्भ में संघ और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है।
भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों और कार्यों के आवंटन को परिभाषित और निर्देशित करता है। इसमें आपका 3 सूचियां हैं। पहला आपका संघ सूची है, दूसरा आपका राज्य है, तीसरा आपका समवर्ती है। ठीक है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करेंगे तो जब संविधान आपका लागू हुआ था उस समय आपका 97 विषय थे, लेकिन अब बात करेंगे वर्तमान में, तो वर्तमान में दोस्तों आपका 100 विषय है। ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे 88वां संविधान संशोधन के बारे में, तो 88वां संशोधन में संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा गया था जिसे सेवाओं पर कर कहा जाता है। राज्य सूची की बात करेंगे तो इसमें आपका 61 विषय है, 61 विषय था लेकिन अब आपका 66 विषय है। इसके अलावा आपका समवर्ती सूची की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत 52 विषय शामिल है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 तक भारत में सोने के अयस्क का भंडार है। ठीक है। तो इसको बता दें तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बिहार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। राष्ट्रीय खनिज सूची डेटा के अनुसार देश में स्वर्ण अयस्क प्राथमिकी के कुल भंडारण संसाधन 501.83 मिलियन टन होने का अनुमान लगाया गया है। भारत में स्वर्ण अयस्क यानी कि प्राथमिकी के सबसे बड़े संसाधन बिहार 44% स्थित है। इसके बाद राजस्थान आपका 25% है, कर्नाटक आपका 21%, पश्चिम बंगाल 3 और आंध्र प्रदेश 3 और झारखंड 2% है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, इसके पहले आपको बता दें कि कर्नाटक जो है भारत में सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि अक्टूबर 2022 में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, मैंने आधारशिला रखी थी, तो इसका राइट आंसर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। हिमाचल प्रदेश दोस्तों आपका हो जाएगा। इसके अलावा बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी ने बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी थी, भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ऊना को राष्ट्र को समर्पित किया था। ठीक है। इसके अलावा 3 बल्क ड्रग पार्क को भारत की केंद्र सरकार में सैद्धांतिक मंजूरी दिया गया था, जिसमें गुजरात, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश आपका शामिल था। हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश जो आपका राज्य का जो गठन है वो दोस्तों आपका 1971, ठीक है, 1971 में हुआ था और राजधानी के रूप में शिमला को 19वें राज्य के रूप में स्थापित किया गया था। 1950 में 30 रियासतों के विलय के बाद इसे बनाया गया था। 1956 में केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो गोदावरी नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। बंगाल के दक्षिण में महानदी गोदावरी, कृष्णा नदी एवं कावेरी नदियाँ भारत उपमहाद्वीप में पश्चिम से पूर्व विमुख बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। ठीक है। इसके अलावा महानदी के विषय में भी यहाँ पर दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये निकलता कहाँ से है तो सतपुरा पर्वत श्रृंखला से निकलता है। पूर्वी भारत का एक नदी है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहता है और इस नदी पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा बांध है वो आपका हीराकुंड बांध है महानदी पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, जिससे कंप्यूटर के जीवन भर नहीं बदला जा सकता है। तो रोम इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर में रोम का जो मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, इस बात को बस याद रखिएगा। इसके अलावा 5 बेसिक रोम प्रकार होता है। एक आपका रोम होता है, एक PROM होता है, एक EPROM होता है, एक EEPROM होता है। ठीक है। एक फ्लैश मेमोरी होता है। ठीक है। इन सभी को आप लोग पढ़ लीजिएगा। कंप्यूटर से जो आपका प्रश्न आपका इस सेशन में 1 से 2 प्रश्न आपका पक्का देखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि आराम बाग बाबर के द्वारा बनवाया गया था वो किस राज्य में स्थित है। ठीक है। तो आराम बाग बाबर के द्वारा बनाया गया था ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो उत्तर प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कब बनाया था तो 1528 ईस्वी में बनाया था बाबर ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है। तो स्पंज इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्पंज एक प्रकार का कोलाइड है जिसमें गैस तरल के बजाय ठोस में परिक्षेपित होती है। स्पंज में एक ठोस पदार्थ जैसे कि सेल्यूलोज, पॉलीयूरेथेन छिद्रों का एक नेटवर्क बनता है जिससे गैसों को फंसाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि MS Word 365 में प्रिंट व्यू में स्विच करने के लिए निम्न में किस शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका Ctrl+Alt+1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा Ctrl+M की बात करेंगे तो पैराग्राफ इंडेट करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V बोल्ड करने के लिए किया जाता है। Ctrl+D फॉन्ट का विकल्प आपको मिलता है। इसी प्रकार आपका Alt+A को देखना है, Alt+E को देख लेना है, Ctrl+A को भी देख लीजिएगा, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+Home, Ctrl+Ind इन सभी को आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा।
अगर टेलीग्राम पर नहीं मिलता है, किसी कारण बस लेट हो जाता है, तो आपको व्हाट्सअप नंबर दिया जाता है, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने दिख रहा होगा 9973741666 लिखिएगा आज का क्लास का PDF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प ने डैश का आधार बनाया था। तो ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय औद्योगिक नीति आपका आधार बना था। ठीक है, औद्योगिक नीति संकल्प 1956 जिसे कि महालनोबिस मॉडल द्वारा आकार दिया गया था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्षेत्रीय समानता का नींव रखना था। इस संकल्प ने दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था। वो योजना जिसने समाज के समाजवादी पैटर्न के आधार पर बनाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 सितंबर 2022 को किस प्रसिद्ध पुरुष लॉन टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया था। तो रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोजर फेडरर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका किससे संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। ठीक है, ये आपके खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर, देख लीजिएगा। ये आपका पेशेवर आपके टेनिस खिलाड़ी हैं, व्यापक रूप से सभी समय के महानतम टेनिस खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी। ठीक है, तो पल्लव का राजधानी आपका कांचीपुरम था। कांचीपुरम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कांचीपुरम रेशम और शैलकृत मंदिरों के अत्यधिक निर्माण के लिए जाना जाता है। इसके अलावा पल्लव वंश की स्थापना की बात करेंगे तो सिंह विष्णु ने किया था। अवधि की बात करेंगे तो 275 ईसा पूर्व से 897 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके अलावा एक ऑप्शन पाटलिपुत्र दिया गया था। तो पाटलिपुत्र बता दें यहाँ का मौर्य समाज की राजधानी थी। ठीक है, किसका राजधानी था, मौर्य समाज का राजधानी था। पाटलिपुत्र अपने व्यापार और माल के निर्यात के लिए जाना जाता है। मौर्य समाज के संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य समाज की अवधि की बात करेंगे 322 ईसा पूर्व से 187 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसके अलावा राजगीर की बात करेंगे तो राजगीर आपका मगध समाज की पहली राजधानी थी। ये जो मौर्य साम्राज्य है वो दोस्तों आपका मगध साम्राज्य का हिस्सा था, मौर्य साम्राज्य नहीं था, मौर्य राजवंश था। ठीक है, इसके अलावा राजगीर अपने शैलकृत गुफाओं, मंदिरों और किलों के लिए जाना जाता है। मगध साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो राजा बिंबिसार थे। 544 ईसा पूर्व से 413 ईसा पूर्व तक राजगीर मगध राज्य की स्थापना की थी। इसके अलावा तक्षशिला की बात करेंगे तो तक्षशिला आपका गंधार जो महाजनपद था उसका राजधानी हुआ करता था। बौद्ध धार्मिक स्मारकों के लिए जाना जाता है। गंधार राज्य का संस्थापक आपका धूम राजकुमार गंधार था। और गंधार राज्य का जो समय काल था 1500 ईसा पूर्व से आपका 535 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है। तो 7516.6 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अंडमान निकोबार लक्षद्वीप समूह सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई की बात करेंगे 7516.6 किलोमीटर है। गुजरात सामरिक दृष्टि से भारत के समुद्र तट के सबसे बड़े हिस्से के साथ स्थित है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और आपका तमिलनाडु है। भारत के कुल तटों में 22.6 से अधिक द्वीप अंडमान और निकोबार लक्षद्वीप समूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौन सा भारतीय वित्तीय संस्थान शेयर बाजारों में निवेशकों की सुरक्षा करता है। तो सेबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, भारत में शेयर बाजार में निवेशकों की सुरक्षा करने का जो प्राथमिक वित्तीय संस्था है आपका सेबी है। सेबी एक आपका नियामक निकाय है, 1988 में इसे स्थापित किया गया था। ये आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE मुंबई भारत का प्रमुख स्टॉक चेंज है, तो ये इसको भी याद रखिएगा। और 1875 में स्थापित किया गया था BSE को। ये एशिया का सबसे बड़े पुराने स्टॉक एक्सचेंज से बंद एक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सितार के उस्ताद यानी कि सितारों माइस्ट्रो के रूप में जाना जाता है। तो पंडित रविशंकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित रविशंकर को भारत में सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। और वो आपके प्रसिद्ध संगीतकार थे जिनका जन्म 1920 में हुआ था और वाराणसी में, और 2012 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सितंबर 2022 में मून लाइटनिंग यानी कि किसी कर्मचारी अपनी फुल टाइम स्थायी नौकरी के साथ किसी दूसरी कंपनी में काम करने के आरोप में लगभग 300 कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया था। तो ये आपका विप्रो ने निकाल दिया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। मून लाइटिंग होता क्या है तो आपको हम बता चुके हैं कि एक कंपनी में अगर आप काम कर रहे हैं तो दूसरी कंपनी में आप काम नहीं कर सकते हैं। इसी को आरोप लगाकर आपको विप्रो ने 300 कर्मचारी को बाहर लिखा दिया था। विप्रो के चेयरमैन आपका ऋषभ प्रेम जी हैं, बस इसको याद रखिएगा, ज़्यादा मत याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन दो टीमों ने PKL के सीजन 8 के फाइनल मैच खेला था। तो दबंग दिल्ली और पटना पायरेट्स। ठीक है, दबंग दिल्ली बना पटना पायरेट्स, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। PKL का 8 का फाइनल खेला था और दबंग दिल्ली दोस्तों आपका जीता भी था। और PKL का अर्थ होता है प्रो कबड्डी लीग होता है। ठीक है, PKL का कबड्डी होता है, प्रो कबड्डी लीग होता है।
ठीक है। लीग की स्थापना 2014 में हुआ था। इसकी लोकप्रियता में तेजी से वृद्धि हुई थी। ये भारत में सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली लीग में से एक बन गया था। अगला है आपका किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता को मापने के लिए प्रयोगशाला में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो केलेरोमीटर इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों आपका 25 प्रश्न रहा जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बाकी इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए अमन प्रा जीकेजीएस पर आप जीकेजीएस पर जा सकते हैं। यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। अमन प्रा जीकेजीएस सर्च कीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।